नमस्कार। नमस्कार। संधान के इस व्याख्यान माला में मैं रामशंकर पुजारी आज प्रेमचंद की कहानियों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रेमचंद की कहानियों पर विशेष रूप से प्रकाश डालने, उनकी चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर श्री राम त्रिपाठी जी। आप स्वयं एक रचनाकार हैं। भूख कहानी संग्रह आपका प्रकाशित हो चुका है। प्रसिद्ध आलोचक हैं और आलोचना जैसी पत्रिकाओं में और अन्य विभिन्न सम्मानित पत्रिकाओं में आपके आलोचनात्मक लेख बराबर प्रकाशित होते रहते हैं। आप कविता के मर्मज्ञ हैं, कविताओं पर आपका विशेष अध्ययन है। तो इस तरह से एक आलोचक, सर्जक और खुद प्रेमचंद की कहानियों पर बात करना है और आपका कहानी संग्रह प्रकाशित है। इस ढंग से एक रचनाकार के रूप में आप कहानियों का मूल्यांकन करेंगे। इस संदर्भ में प्रेमचंद की कुछ कहानियों को हमने चुना है आपसे चर्चा करने के लिए। आप उन पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। तो प्रेमचंद की कहानियों पर बात शुरू करने से पहले त्रिपाठी जी, मैं प्रेमचंद के विषय में कुछ चीज़ें जो हैं लोगों तक पहुँचें, लोग प्रेमचंद को कुछ जानें, उनके विषय में कुछ विशेष बातें उनको पता चलें, और उसके बाद फिर जिन कहानियों की चर्चा करनी है उन कहानियों को मैं आपके सामने रखूँगा और उसके बाद फिर आप उन कहानियों पर बातचीत करेंगे। तो कहानियों पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि प्रेमचंद के विषय में कुछ जो है परिचय लोगों को मिल जाए। जो दर्शक हैं हमारे, वो भी प्रेमचंद के विषय में थोड़ी सी जानें। प्रेमचंद नाम सुनते ही जो है एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं मजदूर हूँ और जिस दिन न लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है। ये प्रेमचंद का एक चित्र है और बगल में जो है प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना, जो उनकी जो प्रसिद्धि का चरम उत्कर्ष माना जाता है, ऐसा एक गोदान उनका उपन्यास, उसका चित्र भी है। इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ था और मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936। बनारस से लगभग 4 मील के आसपास में ही ये गांव है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे एक सफल लेखक, देशभक्त, नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था और बहुत वर्षों बाद उन्होंने यह अपना नाम अपनाया था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था और जब सरकारी सेवा करते हुए कहानी लिखना आरंभ किया तब उन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा था और शुरू में नवाब राय के नाम से ही वो लिखते रहे। लेकिन जब सरकार ने उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त किया तब उन्हें नवाब राय नाम छोड़ना पड़ा या उन्होंने छोड़ दिया और बाद में उनका अधिकतर साहित्य या संपूर्ण साहित्य जो है प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित हुआ। शायद कम लोग यह जानते हैं कि प्रख्यात कथाकार मुंशी प्रेमचंद अपनी महान रचनाओं की रूपरेखा पहले अंग्रेजी में लिखते थे और इसके बाद उसे हिंदी अथवा उर्दू में अनुदित और विस्तारित करते थे। प्रेमचंद उच्च कोटि के मानव थे। इनको गांव जीवन से अच्छा प्रेम था। वह सदा साधारण गंवई लिबास में रहते थे। जीवन का अधिकांश भाग उन्होंने गांव में ही गुजारा था। बाहर से बिल्कुल साधारण दिखने वाले प्रेमचंद अंदर से जीवनी शक्ति के मालिक थे। प्रेमचंद स्वभाव से सरल, आदर्शवादी व्यक्ति थे। वे सभी का विश्वास करते थे किंतु निरंतर उन्हें धोखा खाना पड़ा। उन्होंने अनेक लोगों को धन राशि कर्ज के रूप में दी किंतु यह धन जो है लौट कर वापस बहुत मुश्किल से आता था। कई बार तो इस उदारता का लाभ जो है कुपात्र ही लेते थे। स्वयं प्रेमचंद संपन्न न थे लेकिन अपनी उदारता के कारण हमेशा वो अर्थ संकट में फंसे रहते थे।
प्रेमचंद जीवन के प्रति उनकी अगाध आस्था थी, लेकिन जीवन की विषमताओं के कारण वह कभी भी ईश्वर के बारे में आस्थावादी नहीं बन सके और धीरे धीरे वे अनीश्वरवादी बन गए थे। उनका कहना है, एक जगह उन्होंने कहा है कि जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। यह मोक्ष और उपासना अहंकार है जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वहीं ईश्वर है और ईश्वर को सुखी बनाना ही, जीवन को सुखी बनाना ही मोक्ष और उपासना है। ज्ञानी कहता है, होठों पर मुस्कुराहट ना आवे, आंखों में आंसू ना आए। मैं कहता हूँ, अगर तुम हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, तो तुम मनुष्य नहीं पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं कोल्हू है। मुंशी जी की दार्शनिक निगाहों ने धर्म की आड़ में लोगों का शोषण करने वालों को अच्छी तरह भांप लिया था। वह उनके बाह्य विधि विधानों एवं आंतरिक शुद्धियों को पहचान चुके थे। इन सब को परख कर प्रेमचंद ने प्रण ले लिया था कि वह धार्मिक रूढ़िवादिता को खत्म करने का प्रयास करेंगे। प्रेमचंद और शोषण का बहुत पुराना रिश्ता माना जाता है, क्योंकि बचपन से ही शोषण के शिकार रहे हैं। प्रेमचंद इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए थे। समाज में सदा वर्गवाद व्याप्त रहा है। प्रेमचंद ने वर्गवाद के खिलाफ लिखने के लिए ही सरकारी पद से त्याग पत्र भी दे दिया था। प्रेमचंद जी कहते हैं कि समाज में जिंदा रहने में जितनी कठिनाइयों का सामना लोग करेंगे, उतना ही वहाँ गुनाह ज़्यादा होगा। आज हम उस चीज़ का अनुभव ही कर रहे हैं। और अगर समाज में लोग खुशहाल होंगे तो समाज में अच्छाइयाँ ज़्यादा होंगी और समाज में गुनाह जो हैं, बुराइयाँ हैं, वो न के बराबर होंगी। प्रेमचंद ने शोषित वर्ग के लोगों को उठाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने आवाज़ लगाई, ए लोगों, जब तुम्हें संसार में रहना है तो जिंदों की तरह रहो, मुर्दों की तरह जिंदा रहने से क्या फ़ायदा है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में शोषक समाज के विभिन्न वर्गों की करतूतों व हथकंडों का पर्दाफाश किया है। ये शोषक वर्ग कौन कौन से लोग हैं, इनमें किन किन लोगों का समावेश है, उनकी लिस्ट भी प्रेमचंद देते हैं कि अगर वो एक संपूर्णता में देखें तो उसमें गांव और शहर के महाजन लोग हैं, सामंतवाद के प्रतिनिधि जमींदार व्यक्ति हैं, पूंजीवाद के प्रतिनिधि उद्योगपति हैं, सरकारी और अर्ध सरकारी ऑफिसर्स हैं। इन सब का माध्यम से प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज की विषमताओं को हमारे सामने रखा है। दूसरी चीज़ कि सामाजिक रूढ़ियों के संदर्भ में प्रेमचंद ने वैवाहिक रूढ़ियों जैसे बेमेल विवाह, बहुविवाह, अभिभावकों द्वारा आयोजित विवाह, पुनर्विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, पतिव्रत धर्म तथा वारांगना वृद्धि के संदर्भ में बड़ी संवेदना और सचेतनता के साथ लिखा है। ये प्रेमचंद के साहित्यिक विशेषता के बारे में कुछ हमने देखा। त्रिपाठी जी, आप भी बनारस और वहाँ नज़दीक से ही संबंध रखते हैं। आपने तो देखा ही होगा प्रेमचंद जी का लम्ही गांव। हालांकि मुझे जाने का भी अवसर नहीं मिला, लेकिन इच्छा ज़रूर है। तो कुछ चित्र जो हैं मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। आप भी देखिए कि ये प्रेमचंद जी का लम्ही गांव है और वहाँ का ये मुख्य प्रवेश द्वार जो बनाया गया है वो आप इस समय देख रहे हैं। इस प्रवेश द्वार के दोनों तरफ आप देखिए, एक तरफ एक बैल बैठा हुआ है, दूसरी तरफ एक बैल खड़ा हुआ है। इन बाईं तरफ और दाईं तरफ के दृश्यों को ज़रा नज़दीक से देखें और उसके बाद फिर आप कि मैं इस पर टिप्पणी चाहूँगा। तो ये जो है देखिए कि बाईं तरफ का दृश्य है, बैल बैठा हुआ है और कुछ 3 मूर्तियाँ भी हैं। और ये दाहिनी तरफ एक बैल खड़ा हुआ है। 2 बैलों की जोड़ी जो प्रेमचंद की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। और गोदान में जो है ये कृषक जीवन की और गाय की संबंधी इस प्रतीक के रूप में जो भी हो, चित्रकार या शिल्पकार ने जो समझकर रखा हो, ये उस प्रवेश द्वार के और भीतर जब प्रवेश करते हैं तो एक छतरी बनी हुई है और उसके नीचे जो है प्रेमचंद की वक्ष प्रतिमा जो है वो रखी हुई है। ये वो प्रतिमा है। उसके बाद जब उस प्रवेश द्वार से भीतर गांव में घुसते हैं लम्ही में,
तो ये प्रेमचंद का स्मारक बना हुआ है और पीछे की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो पीछे वाला भाग वो प्रेमचंद जी का निवास स्थान है, तो उसमें रहते थे। ये उस प्रेमचंद के घर का एक बाहरी बरामदा है, उसके पीछे कमरे दिखाई दे रहे हैं। बरामदे में भी हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद की स्मृतियाँ, चिन्ह और उनकी पुस्तकें आदि सब रखी हुई हैं। आज भी ये माहौल है और ये है प्रेमचंद का भीतरी कमरा। उसमें हम देख पाते हैं कि कैसे पुस्तकें, प्रेमचंद के चित्र और सारी चीज़ें सुरक्षित हैं, जो स्मारक के रूप में आज बनी हुई हैं। ये लम्ही गांव के बीच में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पुस्तकालय लिखा है, प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र न्यास पुस्तकालय आपका हार्दिक स्वागत करता है। इसके बाद गांव के बाहर जो है, दक्षिण की तरफ गांव के बाहर एक सरोवर बनवाया गया है और उस सरोवर का नाम जो है प्रेमचंद सरोवर दिया गया है। ये गांव है प्रेमचंद का, दूर से एक लिया गया खेत हैं और सरसों की फसल हैं, ये चीज़ें हैं। प्रेमचंद की हस्तलिपि भी हम देख सकते हैं। ये हिंदी में वो उनकी हस्तलिपि इस तरह की थी, उर्दू में लिखते थे। उर्दू की हस्तलिपि के भी ये कुछ दृश्य हैं आपके सामने। प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में यदि बात करें तो प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार हैं, कथाकार हैं कि उन्हें अपने जीवन में ही उपन्यास सम्राट की पदवी मिल गई थी। ये कुछ उपन्यास हैं उनके कि वरदान 1916 से शुरू होता है और सेवा सदन। इन चित्रों में जो है उनका भाव छाया आप देख सकते हैं। निर्मला, रंगभूमि, ये गबन, गोदान 1932 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा जो हैं प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कर्मभूमि, मनोरमा और मंगलसूत्र जो है वो अधूरा रह गया था। 1936 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब अगर कहानियों पर एक दृष्टि डालें तो जितने बड़े उपन्यासकार उतने ही बड़े कहानीकार। कहानियों में जो हैं कि प्रेमचंद ने कई कहानियाँ लिखी हैं। उनके 21 कहानी संग्रह लगभग प्रकाशित हुए थे, जिनमें 300 के आसपास कहानियाँ हैं। ये उन संग्रहों की सूची है, लेकिन इन संग्रहों का और उनकी सारी कहानियों का संकलन जो है मान सरोवर के भाग 1 से लेकर के भाग 8 तक, इन सारी कहानियाँ इस मान सरोवर के 8 भागों में एक साथ प्रकाशित हैं। ये उनकी कुछ बहुत चर्चित और बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। बड़े बाबू, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, प्रेमचंद की दूसरी कहानी नमक का दारोगा। हम बात करेंगे इन कहानियों के संदर्भ में भी आपसे। शतरंज के खिलाड़ी, नरक का मार्ग, पंच परमेश्वर, मंदिर और मस्जिद, कफन, रानी सारंधा, 2 बैलों की कथा, गुल्ली डंडा, रूठी रानी, पूस की रात, मंत्र, सदगति। प्रेमचंद ने कुछ नाटक भी लिखे हैं। उन नाटकों में 3 नाटक हैं, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। ये नाटक आप देख रहे हैं उन प्रेमचंद के। और इसके बाद प्रेमचंद ने जीवनियाँ भी लिखी हैं। महात्मा शेख शादी की जीवनी, दुर्गादास, कलम तलवार और त्याग, और आत्मकहानी भी है जीवन सार। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व वाले रचनाकार थे। बाल बच्चों के लिए भी उन्होंने लिखी हैं। मनमोदक ये सारी कहानियाँ हैं। कुत्ते कहानी, जंगल की कहानियाँ और राम चर्चा। प्रेमचंद ने विश्व के अनेक प्रसिद्ध लेखकों जैसे कि जॉर्ज इलियट, टॉल्स्टॉय, गाल्सवर्दी आदि की कहानियों के अनुवाद भी किए हैं। उनकी साहित्यिक विशेषता, कहानियों के विशेष रूप से कहानियों के संदर्भ में अगर देखें तो जिस समय मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वह युग सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद से भरा हुआ था। इस रूढ़िवाद से स्वयं प्रेमचंद भी प्रभावित हुए। तब प्रेमचंद ने कथा साहित्य का सफ़र शुरू किया और अनेक प्रकार के रूढ़िवाद से ग्रस्त समाज को यथाशक्ति कला के शस्त्र से मुक्त कराने का संकल्प किया। 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन को सभापति के रूप में संबोधन किया था। उनका
यही भाषण प्रगतिशील आंदोलन का घोषणा पत्र बन गया था और प्रेमचंद इस अर्थ में निश्चित रूप से हिंदी के पहले प्रगतिशील लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कृतियाँ भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कहानियाँ हैं। अपनी कहानियों से प्रेमचंद मानव स्वभाव की आधारभूत महत्ता पर बल देते हैं। मुख्य चीज़ जो है मनुष्य के स्वभाव का वर्णन, वो हम कहानियों में की जब चर्चा करेंगे तब आपसे पूछेंगे। तो इन में बड़े घर की बेटी आनंदी एक उदाहरण में ये मानव स्वभाव का कैसे चित्रण करते हैं उसका एक छोटा सा नमूना है कि बड़े घर की बेटी उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। आनंदी अपने देवर से अप्रसन्न हुई क्योंकि वह गंवार उससे कर्कशता से बातचीत करता था और उस पर वो जो है खड़ाऊँ चप्पलें भी वो फेंकता है। लेकिन जब आनंदी को यह अनुभव होता है कि उसका परिवार टूट रहा है, वह अपने पति से शिकायत करती है और उसका पति जब इस बात को लेकर घर में काफ़ी बवंडर मचाता है और उस आनंदी को लगता है कि नहीं परिवार टूट रहा है और उसका देवर जो है वह भी पश्चाताप कर रहा है, तब वह उसे क्षमा कर देती है और अपने पति को शांत कर देती है। ये पारिवारिक टूटन जो आज के समाज में तुरंत बड़ा स्वरूप ले लेता है, उस समय प्रेमचंद कैसे उसकी सुरक्षा करते हैं, मनुष्य नारी मन की वेदना को कैसे, भावना को कैसे व्यक्त करते हैं। प्रेमचंद के संसार में सत्कर्म का फल सुखद होता है। हम इनकी तमाम कहानियाँ देखते हैं, चाहे नमक का दारोगा हो। नमक का दारोगा में जो आलोपी नाथ नाम है उनका, कि उस जो व्यक्ति है उन्हीं के रिश्वत का विरोध करता है, उनसे रिश्वत नहीं लेता है, लेकिन बाद में वे ही व्यक्ति, उस व्यक्ति को जो रिश्वत नहीं लेता है, रिश्वत का विरोधी है, उसको अपने यहाँ उन्हें चूँकि एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी, अपने यहाँ जब वो मैनेजर के पद पर नियुक्त करता है तब उनका जो हृदय है वो परिवर्तन हो जाता है।